तो बच्चों, मैं रवि तिवारी और रेडियंट क्लासेस के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को आज मैं फिजिक्स की क्लास पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा ये आपको समझना है। फिजिक्स की आप ये सेकेंड क्लास है, आपका चैप्टर है ऑप्टिक्स का, मतलब आपका लाइट पढ़ाया जा रहा है। ऑप्टिक्स मतलब आपका प्रकाशिकी पढ़ाया जा रहा है। और प्रकाशिकी में आपको हमने उस दिन अपवर्तन के बारे में पढ़ाया। पहली क्लास में आपको हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ाया। आज हम आपको परावर्तन के बारे में समझाएंगे कि परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या है। आप इनको जानेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे करके आप इन चीजों को समझेंगे, आप समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे आपके पास जो परावर्तन है वो होता है क्या। ठीक है, परावर्तन क्या होता है आप सबसे पहले ये जानेंगे। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और ये क्या होता है ये बात आप समझेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो, ये हमारा क्या होता है? ये होता है एक परावर्तक तल। मतलब एक तरफ से इस तल को क्या कर दिया गया है? पेंट कर दिया गया है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब बोलते हैं आप परावर्तक तल। ठीक है, अब देखिए, जब एक प्रकाश की किरण व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब एक प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर आकर पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या होता है? टकरा करके, परावर्तक तल से टकरा करके वो इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और ये होता है आपका नॉर्मल, मतलब ये होता है आपका अभिलंब। जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं अंग्रेजी में नॉर्मल। हाँ, तो आप देखेंगे कि क्या होता है इसमें। When a ray of light strikes on a surface, कैसा सरफेस होगा आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। When a ray of light strikes on a surface and reflects back to its own medium, this phenomena is known as reflection of light। तो क्या होता है ये आपका? जब एक प्रकाश की किरण, क्या होता है? जब एक प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बात समझ में आ गया? When a ray of light strikes on a reflecting surface and return back to its own medium, then this phenomena is known as a reflection of light। ये आपका जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप समझेंगे प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम। प्रकाश के परावर्तन संबंधी जो ये आपकी आने वाली किरण होती है, इधर को जो आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट,
और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं हम आपतित प्रकाश की किरण, आपतित किरण बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब आप समझेंगे, यहां पर जो आपका है ये है आपका नॉर्मल। तो आने वाली किरण और नॉर्मल के बीच के एंगल को आई से लिखते हैं और इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। समझ गए? और जाने वाली किरण और नॉर्मल के बीच एंगल को आर से लिखते हैं और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बच्चों परावर्तन कोण, मतलब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, सॉरी इसको बोलते हैं आप, हाँ इंसिडेंस, और ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन एंगल, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन एंगल, मतलब आपका परावर्तन कोण। अब आप समझेंगे नॉर्मल क्या होता है। जैसे आपका कोई तल है, ये मान लीजिए हमारा एक तल है, प्लेन है, तो इसके अगर लंबवत कोई चीज रख दी जाए तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। मतलब जो ये आपका प्लेन रखा हुआ है, ये आपका प्लेन जो है, इसके जो नॉर्मल मतलब इसके जो अभिलंबवत होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। अब आप आगे समझेंगे, इसके आपके नियम हैं, परावर्तन के नियम। अब आप इसको समझिएगा, इसको आप क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका नोट कर लेना है। अब आप आगे देखेंगे, इसको हम इरेज करते हैं और आगे समझाते हैं कि परावर्तन के नियम क्या है और कौन से आपके परावर्तन के नियम है। आप देखेंगे तो परावर्तन के नियमों में इन्होंने बताया कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, मतलब आपका कौन कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। इन्होंने क्या बताया? ये आपका तल, ये क्या है? आपका एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, मतलब आपका परावर्तक तल है। ये है आपका अभिलंब, मतलब आपका है नॉर्मल, और ये क्या है? आपका परावर्तक तल है। परावर्तक तल है मतलब रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ये आपकी इंसिडेंस रे है और ये आपकी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपकी इंसिडेंस है रे और ये आपकी कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। समझ गए? अब आप देखेंगे यहां पर क्या इन्होंने क्या बताया पहले नियम में, मतलब रूल्स कौन कौन से हैं या लॉज कौन कौन से हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पूछा जाता है कि परावर्तन के कौन से नियम हैं? क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम बताइए, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप क्या लिखेंगे? पहला नियम जो होता है आपका वो ये होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो क्या बताया इन्होंने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब एक तल में स्थित होते हैं, एक तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। अगर आप इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे कामा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल lies in a same plane। ये क्या करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा नियम इन्होंने बताया कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू
रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल इन्होंने क्या बताया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप समझ गए होंगे, मतलब आपका जो ये वाला एंगल है आई और ये वाला एंगल है आर, ये आपका आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये आपका इंसिडेंस एंगल, ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल। इन्होंने बताया कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है किसके लिए? परावर्तन के नियम के लिए। आप समझ गए। आप इस बात को क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे और अपने दिमाग में बिठा लेंगे। आप समझ गए? आप इसको नोट कर लेंगे और अपने दिमाग में बिठा लेंगे। ये हो गए आपके क्या? ये हो गए आपके परावर्तन के नियम। अब आप आगे बढ़ेंगे और आप आगे समझेंगे। आगे आपको क्या समझना है वो आपको देखना है। तो आगे आपका आ जाएगा कुछ और बातें इससे रिलेटेड, प्रकाशिकी से रिलेटेड, मतलब आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड। तो यहां पर उन्होंने बताया, क्या बताया कि जब एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब मैंने पहला आपको पढ़ाया अपवर्तन पढ़ाया, तो वहां पर हमने आपको बताया कि जब एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया है। आज हमने पढ़ाया आपको परावर्तन, और क्या बताया कि जब एक प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इससे पहले मैंने आपको क्रांतिक कोण पढ़ाया, पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ाया, ये सारी चीजें हमने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाई। अब आज के लेक्चर में आपको और क्या पढ़ना है और क्या समझना है, इस बात को आपको जानना है, और वो क्या है वो आप जानेंगे। अब आज आपको हम बताएंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। क्या बताएंगे? आपको बताएंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, मतलब आपका स्फेरिकल मिरर क्या होता है। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? आपका गोलीय दर्पण क्या होता है, मतलब आपका स्फेरिकल मिरर क्या होता है। आज आप ये जानेंगे और भी। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअल में होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है, ये सारी बातें आपको जाननी है। ये आपका एक क्या है? दर्पण है। आपने घरों में अपने जो दर्पण देखा है, जिससे आप चेहरे देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आपके घरों में जो दर्पण है वो कुछ इस तरीके का होता है, और इसको कहते हैं हम समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर बोलते हैं। ये जो आपका होता है ये होता है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है? ये होता है आपका कॉनकेव मिरर, मतलब ये होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण। अब बाकी बचा एक और आपका, वो इस तरीके से बनता है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, मतलब इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों और आप समझेंगे कि इसमें, इस मिरर में क्या क्या होता है, ये तीनों चीजें आप जान गए। अब आप मिरर की कुछ और परिभाषाओं के बारे में समझेंगे। तो मिरर की परिभाषाओं में, मतलब दर्पण की परिभाषाओं में क्या है? दर्पण की परिभाषाओं में ये है आपका केंद्र। ये क्या है? केंद्र। एक्चुअल में जो ये हमारा दर्पण होता है वो एक तरीके से, इस तरीके से काट के बनाया जाता है, और जब ऐसे कट करके बनाया गया तो आपको पता है कि वृत्त का क्या होता है? एक केंद्र होता है। और यहां पर जो आपका केंद्र है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, मतलब हम इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बात समझ गए आप? अब आप आगे देखेंगे कि दर्पण में फोकस क्या होता है और ये फोकस कहां से आया। ठीक है, आप समझेंगे। जब हम इस दर्पण के ऊपर, इसमें एक बात और जाननी है कि ये आपकी जो होती है लाइन, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मतलब इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मतलब इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आप देखेंगे जो हमारी मुख्य अक्ष और दर्पण का कटान बिंदु होता है, मतलब द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज पोल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब जब हमारी कोई प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मान लीजिए आपकी प्रकाश की किरणें हैं जो कि कैसे आ रही हैं? ये आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर। यदि आपकी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो आपके परावर्तक तल से टकराकर एक बिंदु पर फोकस हो जाती है, एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। और जो ये किरणें आकर के मिलती हैं जहां पर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोकस। कैपिटल एफ से लिखते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोकस। मतलब ये हमारा क्या होता है? दर्पण का फोकस होता है। आप समझ गए होंगे कि फोकस क्या होता है। तो फोकस जो होता है आपका, वो क्या होता है, ये बात आप जान गए। फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर एक दूसरे से मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। बात समझ गए? मतलब आपका फोकस क्या है, सबसे पहले आप यही परिभाषा जानेंगे। फोकस क्या है? व्हाट इज फोकस ऑफ मिरर? दर्पण का फोकस क्या है? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फोकस हो जाती हैं, जिस बिंदु पर फोकस हो जाती हैं या मिल जाती हैं, फोकस हो जाती हैं या एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण का फोकस कहते हैं। अब आप समझेंगे इसकी अंग्रेजी में परिभाषा। तो अंग्रेजी में परिभाषा क्या हो जाएगी? ठीक है, when the rays of light parallel to principal axis after reflecting from mirror intersect at a point on principal axis. That point is known as फोकस ऑफ मिरर। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। When the rays of light parallel to principal axis after reflecting from mirror intersect at a point on principal axis, that point is known as focus of mirror. इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपका ये दर्पण का फोकस क्या होता है। अब आप कुछ और बातें भी जानेंगे इसके बारे में। अब आप जानेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। अब आप जानेंगे कि व्हाट इज फोकल लेंथ।
आपकी फोकस दूरी क्या होती है, मतलब फोकल लेंथ क्या होती है। आप समझेंगे इसकी परिभाषा को, मतलब आपकी फोकस दूरी क्या है, मतलब फोकल लेंथ क्या है, ये आप जानेंगे। फोकस दूरी मतलब आपका फोकल लेंथ क्या होता है, ये आपको जानना है। आप समझेंगे कि फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ये जो आपके डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ को, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये बात आप समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। मतलब क्या होता है ये, द डिस्टेंस बिटवीन, अंग्रेजी में क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज known as फोकल लेंथ। क्या होता है हमारा, कि डिस्टेंस जो हमारी किससे इसके बीच की, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, तथा इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। इतनी बात आप समझ गए। तो आज आपकी क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं और बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आगे की चर्चा करने के लिए आपको हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी घर पे रहिए और लॉकडाउन का पालन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने मेरी क्लास अटेंड की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।